गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि आज हम लोग अपना पहला लेक्चर प्रारंभ करते हैं और आज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें पूरी ढंग से सारे चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, है ना। चलिए, तो आपका जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो जो हम देखेंगे वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होंगे। तो आपका सबसे पहला चैप्टर है छोटू, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे आप बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो आपका ये स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर है। जरा इस चैप्टर के बारे में देखें तो आपको बोर्ड के अंदर देखना है तो एक क्वेश्चन आपको देगा 2 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आपका आएगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन रहेगा। और आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। करीब करीब इस चैप्टर से आपका 7 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव दे देगा छोटू। तो आपका बोर्ड का ये पैटर्न है। जो बिहार बोर्ड है, बीएससी बोर्ड, वो इसका इस चैप्टर में इतना रुचि दिखाता है। जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न बोर्ड के अंदर कुछ इस तरीके से रहता है। तो चलिए, हम टोटल अगर देखें तब 5 2 7 नंबर 7 7 आपका 14 नंबर ये चैप्टर देने की कोशिश करेगा। टोटल आपका 14 मार्क्स का ये चैप्टर में स्कोर होगा और ये एक अच्छा वेटेज रखता है यह चैप्टर। तो अगर हम इस चैप्टर को अच्छे कर लेते हैं तो 14 मार्क्स हमारा इजी वे में आ जाएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर को जरा प्रारंभ करते हैं। तो इस चैप्टर को अगर हम देखें तो चैप्टर में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अगर इस शब्द को ओपन करके देखता हूं तो सबसे पहले मुझे दिखता है इलेक्ट्रो और दूसरा इसमें दिखता है स्टैटिक्स दिखता है, जिससे हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रो आप लिखते हैं इसका मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब हम चार्ज समझते हैं, और जो दूसरा है आपका स्टैटिक्स, जिसे हम समझते हैं रेस्ट, यानी कि आपको आवेश और स्थिर के साथ संबंध लेके चलना है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द को अगर हम देखें ढंग से, तो अगर मेरे पास कोई चार्ज है और ये रेस्ट में है तो उससे रिलेवेंट जितनी भी एक्टिविटीज होगा, जितनी भी घटनाएं होंगे, उसके बारे में स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि इस चैप्टर में रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। जो भी घटना देखना है रेस्ट चार्ज से। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है और वो रेस्ट में है तो उससे क्या क्या घटनाएं होते हैं, वो तमाम घटना को देखना चाहते हैं। तो हमने एक कोई चार्ज लेता हूँ, या तो आप प्लस चार्ज ले लो या आप कोई माइनस चार्ज ले लो। तो सबसे पहली बात है कि जैसे ही चार्ज को आप रेस्ट में रखिएगा तो चार्ज की अपनी एक खासियत है कि वो अपनी इर्द गिर्द में एक प्रकार का क्षेत्र प्रोड्यूस कर देता है। तो ये चार्ज अपने आसपास में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता हुआ नजर आएगा।
तो ये आपको यहाँ पर भी दिखेगा। यानी कि चार्ज अगर है तो यहाँ पर आजू बाजू में आपको मिलना चाहिए एक क्षेत्र। अगर ऐसा क्षेत्र है तो इस क्षेत्र का नाम आप देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे चार्ज आपका प्लस वाले हो चाहे माइनस वाले हो, तो आपका विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता ही है, चाहे वो चार्ज कोई भी रहे। अगर प्लस आवेश से तो उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, माइनस से उससे भी उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कहा यह जाता है ये प्लस आवेश और माइनस आवेश को अलग अलग दिखाने के लिए हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर रिलीज होता दिखा देते हैं कि प्लस आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है। तो ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिखाए हैं वो बाहर की ओर दिखा रहे हैं प्लस आवेश के लिए। लेकिन अगर इसमें देखें तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर दिखा देते हैं, जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि ये आवेश माइनस है। जैसे अगर यहाँ पर देखिए कि कुछ इस प्रकार से हम बोला कि मेरे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस दिशा से इस दिशा की ओर जा रहा है। इससे हम जजमेंट ये निकालेंगे कि इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जरूर इधर प्लस आवेश होगा और इस ओर माइनस आवेश होगा, तभी इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हुआ इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो आप जो है इस चीज को जज नहीं कर पाओगे कि कहां पर प्लस आवेश है कहां माइनस है। तो माइनस प्लस आवेश को जजमेंट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखना होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्थान से बाहर निकलता हुआ दिखाया गया है, इसका मतलब ये समझ जाना कि वहां पर जरूर आपका प्लस आवेश होगा। और अगर किसी में प्रवेश करता हुआ दिखाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है कि वहां पर जरूर माइनस आवेश होंगे, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अंदर की ओर दिखाया गया जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ से हमने ये समझा कि अगर मेरे पास चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मतलब रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और उससे उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी लेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि इसमें हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ रेस्ट, स्टडी ऑफ फेनोमेना ऑफ रेस्ट चार्ज पार्टिकल, रेस्ट चार्ज पार्टिकल is known as electrostatics। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलिएगा, ठीक है। ये फिजिक्स की वैसी ब्रांचेज है जहां पर हम चार्ज को रेस्ट में रख करके उससे होने वाले घटना को अध्ययन करेंगे, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। यहाँ कहेंगे स्थिर आवेश से होने वाले, स्थिर आवेश से होने वाले घटना को अध्ययन करना स्थिर वैद्युतिकी कहलाते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहलाते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहलाते हैं। यानी कि इस चैप्टर में रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करोगे, बात ये होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करना है तो यहाँ तो यही पता चला कि जब तक हम आवेश नहीं पढ़ेंगे तो हम स्थिर आवेश को कैसे अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं
कि सबसे पहले कोशिश किया जाए कि हम समझ सके कि हमें चार्ज क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी लेने की कोशिश करें कि चार्ज है क्या, ये जानना जरूरी है। जिसे आप कहते हो आवेश। आपसे कहेगा आवेश क्या होता है, ये हमें चर्चा करना है। तो देखिए, आवेश को अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक रड लेते हैं, और ये जो रड है आपका ग्लास रड है। ग्लास रड ले लिया, ठीक है। और यहां पर हमने एक सिल्क की कपड़ा को ले लिया। एक ग्लास रड लिया, दूसरा मैंने सिल्क की कपड़ा को ले लिया, और उसके बाद मैंने यहां पर दोनों को रबिंग करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, हमने ग्लास रड को लेकर के मैंने सिल्क के साथ रबिंग करना स्टार्ट कर दिया। दोनों को रबिंग करना है, यानी कि यहां पर हम इसको फ्रिक्शन करूंगा, जिसे हम घर्षण बोलते हैं। कि चलिए, दोनों के बीच में हमने घर्षण करा दिया, और घर्षण कराने के तत्पश्चात आप इस दोनों को ग्लास रड और आपका सिल्क के कपड़ा को अलग कर दीजिए। हमने दोनों को अलग कर दिया। ये हमारा रड है और वो मेरा सिल्क वाला वस्तु है। दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। जरा इस एक्टिविटीज में हम कुछ ढंग से समझना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रखा है। अगर अभी रगड़ने से पहले इस ग्लास रड की बिहेवियर को चेक करिए। इस ग्लास रड को इस प्रकार से हमने लिया, और इस ग्लास रड के पास ये जो मैं बना रहा हूं, मैंने एक कागज का टुकड़ा ले लिया कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल को मैंने रख दिया, डस्ट पार्टिकल मैंने रख दिया। ये हमारा छोटे छोटे पार्टिकल है, यानी ये मेरा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो मैंने यहां पर रखा है, यानी छोटा वस्तु है। छोटा वस्तु है जो मैंने यहां पर रखा है। जब रखते हैं और उसके बगल में ये वाले रड ले करके जाते हैं, हम नोटिस करते हैं कि यहां पर ये छोटे वस्तु और इस ग्लास के रड में किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज होता नजर नहीं आता है। मैं देखता हूं कि ये दोनों सिंपली ऐसे ही एज इट इज पड़ा हुआ रह जाता है। लेकिन जब इसको रबिंग कर दिया, और रबिंग करने के बाद यही घटना मैं देखूं, ये वाले जो आपने रगड़ देने के बाद, घर्षण करा देने के बाद जो आपका रड है, इस रड के सामने आप छोटे छोटे पार्टिकल को ला करके जब यहाँ पर रखिएगा, तो इस स्थिति में आप नोटिस करके देखिए कि आपको क्या एक्टिविटीज नजर आता है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यही रड जो पहले था ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर ये खींचता हुआ नजर आने लगता है। और मैं देखता हूँ कि ये छोटे छोटे पार्टिकल, कुछ पार्टिकल इस रड के पास जा कर के चिपकना शुरू हो गया। यहाँ पर आपको चिपक गया, और ये चिपका कुछ इस प्रकार से मुझे दिखेगा। तो इस रड को और पहले वाले रड में देखिए, जब तक आपने रबिंग नहीं करा था तो इसकी बिहेवियर कुछ ऐसा था, लेकिन जब हमने यहाँ पर रबिंग करा देते हैं तब हम देखते हैं कि इसका बिहेवियर कुछ इस प्रकार आ जाता है। तो जरा सोचो कि पहले तो इस प्रकार खींचने की प्रवृत्ति इसमें नहीं था, लेकिन अब खींचने की प्रवृत्ति आ गया छोटे छोटे वस्तु को। तो लोग ये सोचते होंगे कि अच्छा, इस जो आपके रड हैं, इस रड के अंदर कुछ ऐसा हो गया होगा कि चुंबकीय गुण आ गया होगा। क्यों भाई? क्योंकि चुंबक का भी तो यही काम है कि अगर हम किसी मैग्नेट को ले लूं, ये अगर हम मैग्नेट ले लेता हूं, तो इस मैग्नेट के बगल में अगर छोटा सा लोहा के कण आ जाए तो उसको ये क्या करता है? खींच लेता है। तो खींचने की प्रवृत्ति है। लेकिन एक बात है कि चुंबक जो है आपका
अगर यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा आ जाए, लकड़ी का टुकड़ा आ जाए, तो क्या इस लकड़ी के टुकड़ा को ये रड अपने ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं, लेकिन आयरन के पीस को कर जाते हैं। अगर ये आयरन को ही केवल अट्रैक्ट कर रहा है जबकि लकड़ी के कण को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, केवल और केवल यदि लोहा को ही अपनी ओर आकर्षण करने की प्रवृत्ति आ जाए तो हम कहते हैं कि जी इसके अंदर चुंबकीय गुण आ चुका है। लेकिन यहां ये जो रड है इसने क्या करा, ये कण आयरन का कण है उसको भी खींच लिया, ये लकड़ी की कण है उसको भी खींच लिया, यहां पर कोई और कण है, गोल्ड है, गोल्ड है, गोल्ड का टुकड़ा है, उसको भी खींच दिया। इसका मतलब यह है कि ये रड में चुंबक के जैसी प्रवृत्ति नहीं है, चुंबक से इसमें भिन्न प्रवृत्ति है, क्योंकि यह मटेरियल में कोई भेदभाव नहीं करा, जैसा मटेरियल है सभी मटेरियल को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति जनरेट कर लिया। जबकि इसका नेचर पहले से ऐसा था, ये तो बाद में उत्पन्न हुआ इस टाइप की प्रवृत्ति। जब मैंने रबिंग कर दिया तो कहा जाता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक गुण नहीं है, क्योंकि मैग्नेट से इसका बिहेवियर एकदम डिफरेंस है, क्योंकि ये लकड़ी को भी खींच ले रहा है, लकड़ी का छोटे कण है उसको भी खींच ले रहा है, और अगर मैंने यहाँ पर गोल्ड सिल्वर रखा तो सिल्वर को भी खींच ले रहा है, अगर मैंने यहाँ पर गोल्ड रखा तो उसको भी खींच ले रहा है, अगर मैंने लोहा रखा तो उसको भी खींच ले रहा है। जबकि मैग्नेट का केवल और केवल प्रॉपर्टी है कि वो खींचेगा भाई किसको, आयरन को खींचेगा, सभी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा। इससे मुझे ये पता चल गया कि इसमें मैग्नेटिक गुण से कोई अलग सा गुण प्रकट हो गया है, जिसके वजह से ये सभी वस्तु को, सभी पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। लोहा के अलावा ये बहुत अन्य पार्टिकल को भी अट्रैक्शन करने की प्रवृत्ति है, इसलिए इसके अंदर जो गुण जनरेट हुए, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज आया, उसका मैग्नेट से भिन्न नाम देना पड़ेगा। तो लोगों ने इसके अंदर की प्रवृत्ति का नाम अलग दिया। और क्या देखो जरा, इसमें अगर हम बात करें कि एक तो ये पहली बात यह है कि लोहा कोई नहीं बल्कि सभी वस्तु को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति जनरेट कर लेता है। कब? जब रबिंग कर देते हैं तब। एक चीज ये और है कि हमने ये देखा कि ये जो रड है इसमें चिपकने की, इससे ये जो छोटी स्मॉल पार्टिकल है, इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल को दूर से ही खींच लेता है। ये आपका स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है इसके पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस इसके दूर से रखिए ताकि दूर से ही खींच लेता है। अब खुद सोचिए, मैं यहां पर हूं, कोई व्यक्ति बहुत दूर है और मैं उसे दूर से ही खींच लूं तो जादू वाली बात हो गया कि बिना उसको संपर्क में गए, बिना उसके कांटेक्ट किए आप वहां पे पहुंच करके उसको खींच लेते हैं। लेकिन यहां पर बात यह है कि छोटे छोटे कण को जो ये खींचा है ये तो दूर से खींच पाया है, क्योंकि इन दोनों में मैंने कोई कनेक्शन नहीं देखा। ऐसा नहीं कि ये पार्टिकल सटा है तब जाके खींचा है, बल्कि दूर से ही खींच लिया। जबकि मैंने पूरी कोशिश किया देखने का कि जी इसके बीच में चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन अगर मुझे नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई चल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। इन दोनों के बीच में कुछ घटना घटित है जो मैं देखने में हमारे आंख सक्षम नहीं है, लेकिन ऐसा घटना घट रहा है इन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बीच में जो घटना घट रहे हैं वो घटना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इससे निकलने वाली चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो जाके इसको खींच रहा अपनी ओर। मतलब इस पार्टिकल के अंदर एक प्रवृत्ति आ गया है, जिस प्रवृत्ति का नाम आप देते हैं, एक गुण उत्पन्न हो गया, उस गुण का नाम देते हैं चार्ज, आवेश देते हैं कि इसके अंदर जो गुण है, सभी वस्तु को खींचने का जो गुण आ गया, क्योंकि ये सब में ऐसा गुण नहीं होता है। मैग्नेट में केवल लौह पदार्थ को अपनी ओर खींचने की गुण होता है, जबकि रड सभी पार्टिकल को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए दूसरे पार्टिकल से इसका नेचर भिन्न होने के कारण हमने इसका नाम रखा कि इसके अंदर आपको आ चुका होगा क्या चीज, चार्ज। इस रड के अंदर जो चीज जनरेट हुआ उसका नाम मैंने चार्ज रखा। अब बात करते हैं कि रगड़ने से पहले ऐसा नहीं था, रगड़ने के बाद ऐसा है। तो हम ये बात समझ गए कि जब रगड़ दिया तब आया है, तो जरूर कुछ ना कुछ रगड़ते वक्त ही
ऐसा कुछ घटना घटा होगा जिसके वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ गुण आ गया है, क्योंकि पहले तो ऐसा था नहीं। तो जरूर रगड़ते वक्त कुछ हुआ है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि रबिंग के वक्त जिस समय हम इसको रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, उस वक्त क्या हुआ यहाँ पर जिसके वजह से इसके अंदर चार्ज आ गया, ऐसा करने लगा कि सभी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। और ये अट्रैक्शन कर रहा है तो दूर से ही खींच रहा है, इसके संपर्क में भी नहीं जा रहा है, फिर भी खींच ले रहा है, क्योंकि ये अपने आजू बाजू में एक क्षेत्र प्रोड्यूस करता है। जो क्षेत्र प्रोड्यूस कर रहा है उस क्षेत्र का नाम हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। तो ये अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे ये गुण इसमें आया कैसे। इसको आप ऐसे समझें, अगर कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति कहीं दूसरे स्थान से आ रहा था, और जब वो व्यक्ति, ये व्यक्ति है यहाँ से इस स्थान से आ रहा था, और मैं ये देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक पेड़ है, और यह व्यक्ति इस पेड़ के बाद आगे की ओर आया। तो मैं देख क्या रहा हूँ, यह व्यक्ति का डिजाइन बदल गया, फंक्शन बदल गया। पहले बड़े आसान से आता, अच्छे खासे बोलचाल था, लेकिन जब यहाँ पर आया इसका बोलने का, कहने का विचारधारा बदल गया। मैंने ये देखा कि ये पूरे ढंग से ये अपना माथा वगैरह ढूंढ रहा है, पूरी अलग सी पागलपंथी जैसी कर रहा है काम, है ना। तो पता चला कि जी इस व्यक्ति के अंदर कोई दूसरा आत्मा प्रवेश कर गया है, आत्मा प्रवेश कर गया, क्योंकि यह व्यक्ति जो लक्षण दिखा रहा है यह लक्षण आत्माओं का है, क्योंकि ऐसा पहले नहीं था। जरूर यहाँ पर कुछ है जिसके वजह से ऐसा हुआ। तो गांव में बोलते हैं ना कि ये चीजें अगर यहाँ पर इस बोलता है ना कि इस पेड़ के पास कोई रहता है, कोई आत्मा रहता है, वहां पर गया है, इसी वजह से ये आत्मा इसके शरीर में प्रवेश कर गया, तभी से ये ऐसा काम कर रहा है। ये बात हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे समझना है कि आप रबिंग करने से पहले कुछ नहीं था, लेकिन जब हम इसको रगड़ दिए तो रबिंग करने के बाद यह प्रवृत्ति आया है। तो रगड़ने से ही इस रड के अंदर कुछ ना कुछ गुण प्रकट कर गया है, और वो जो गुण आए हैं उस गुण का नाम हम क्या देते हैं, दैट इज इक्वल टू चार्ज देते हैं। तो चार्ज किसी वस्तु के अंदर आने वाला एक गुण है, एक प्रॉपर्टीज है। जैसे आप बोलते हैं कि कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा हुआ है और आपका मोबाइल गिर जाए तो आराम से आपका मोबाइल उठा के जेब में रख लिया और चल दिया, तब तुरंत बोलते हैं कि भाई ये लक्षण चोरों का है। तो उसको एक नाम दिए कि भाई यह जो काम तुमने कर रहे हो, जैसा तुम दिखा रहे हो, यह प्रवृत्ति चोरों वाली लक्षण है। तो वैसे ही इस रड को कहेंगे कि भाई तुम्हारे अंदर ये सभी वस्तुओं को खींचने की गुण आ गया, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर खींचने की गुण है। तो चलो हम तुम्हारे गुण को एक नाम दे देता हूं जिसका नाम है चार्ज। तो चार्ज किसी भी वस्तु के अंदर आने वाली एक गुण का नाम दिया गया है। इसलिए हम पहला लाइन ढूंढ लिया कि हमसे कोई पूछे आवेश है क्या, तो हम बोलेंगे कि आवेश किसी वस्तु का एक गुण है। जो किसी वस्तु में आ जाता है तो वह छोटी छोटी वस्तु को अपनी ओर खींचने लग जाता है, किसी पार्टिकुलर वस्तु को नहीं, बल्कि यह सभी वस्तु को, कैसा भी वस्तु हो, तमाम वस्तु को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखता है। और दूसरी तरीके से बोले तो यह अपने आजू बाजू में भी एक प्रकार का क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा, और जो क्षेत्र होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। पहले मैं ये समझ लूं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यदि हम रबिंग किया तो यहाँ हो क्या रहा है। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जरा सोचिए, जब आप उसको रगड़ रहे थे तो रबिंग के बाद क्या हुआ। अगर आपने रबिंग कर रहे थे, रबिंग यानी कि हम फ्रिक्शन की बात करना चाह रहे हैं, जब आप उसको रगड़ रहे थे तो फ्रिक्शन के समय आपका हो क्या रहा है उसके बारे में जान लो। तो देखिए, जब आप फ्रिक्शन कर रहे हैं, घर्षण कर रहे हैं, तो आपको एक बात तो पता ही होगा कि अगर किसी चीज को हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के वक्त उन दोनों के बीच में उष्मा उत्पन्न होता है। ये बात क्लियर है। तो चलिए, रबिंग को समझना है तो पहले रड का नेचर को समझिए। ये आपका रड है और ये आपका सिल्क है, ठीक है। ये सिल्क है और ये आपका रड है भाई, ग्लास रड।
और इस ग्लास रड में जाके देखोगे तो इसके अंदर छोटे 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 क्या मिलेगा, पार्टिकल मिलेगा, जिसको आप एटम बोलते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे एटम पाए जाएंगे, बहुत सारे एटम मिलेगा इसके अंदर, यहाँ पर भी बहुत सारे एटम मिलेगा, है ना। तो जो भी चीज़ें का निर्माण होता है दुनिया में सब किससे होता है, एटम से होता है। तो हम समझ गए रड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या पाया जाएगा, एटम पाया जाएगा, और वही एटम मिल करके इस रड का संरचना देने की कोशिश करेगा। तो ऐसा इसमें भी है, बहुत सारा एटम है भाई। तो हम समझ गए दुनिया का कोई भी चीज़ बना है, जिन चीज़ों से बना है वो एटम है। अब आपको थोड़ी सी चर्चा कर लेना एटम के ऊपर। तो आप जानते होंगे कि जो एटम है, परमाणु, यह परमाणु 3 पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, और जो 3 पार्टिकल में पहला है उसका नाम हम देते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो पार्टिकल है उसका नाम है प्रोटॉन, और जो तीसरा पार्टिकल है छोटू उसका नाम है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 पार्टिकल आपको पाए जाते हैं एटम के अंदर। अब जरा इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो मुझे इसका डिजाइन देखना है कि आपको परमाणु के जो केंद्र वाले पोर्शन होंगे, परमाणु के जो केंद्र वाले पोर्शन होंगे वहां आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा, लेकिन इसके इर्द गिर्द में जो पाया जाएगा वो आपका इलेक्ट्रॉन होंगे। आपने ऐसा सुना होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रिवॉल्विंग फॉर्म में पाया जाता है, रोटेट करता नजर आता है। लेकिन यहाँ पर हमें इस चीज़ों की ज़रूरत यह है कि जो आपका नाभिक में, जो आपका परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो एकदम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं इसमें ये जो आपका नाभिक है, इस नाभिक में जो नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन है, जो नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। आप जानते होंगे किसी घर में कोई अगर व्यक्ति है और उसको घरवाले के ऊपर, अगर घरवाले के द्वारा उस बच्चे पर पकड़ कम पड़ जाए तो वह बच्चा बर्बाद होता नजर आता है। ये घर से कहते हैं ना कि किसी घर का ये फालतू पर्सन है। तो वैसे ही अगर नाभिक का पकड़ किसी इलेक्ट्रॉन पर कम पड़ जाए, मतलब इसमें लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स कम पड़ जाए, तो इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी दे दीजिए गर्मी। जब आप थोड़ी सी इसको गर्मी दे दोगे तो यह इलेक्ट्रॉन इस कक्षाओं को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई आप तो मुक्त हो गए, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का नाम रख देते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ऐसे भी कोई नाभिक है तो उस परमाणु है तो उस परमाणु के जो दूर के इलेक्ट्रॉन होंगे नाभिक से, वो इलेक्ट्रॉन आपका फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पाया जाएगा। इसलिए आपका जो सिल्क है और जो रड है, इन दोनों में पाया जाएगा बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन दूर में पड़ा होगा और वो किस अवस्था में होगा इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। और आपको ये जानना है कि आपके इलेक्ट्रॉन में क्या चीज़ें पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की चर्चा करें तो इलेक्ट्रॉन में आपको पता होगा 2 चीज़ें पाए जाते हैं। एक जो होता है इलेक्ट्रॉन में वो आपका मास पाया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान बोलते हैं, और दूसरा इसमें आपको पाया जाएगा चार्ज, जिसे हम बोलते हैं आवेश बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 चीज़ें आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉन में आपको मास भी पाया जाएगा और साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रॉन में पाया जाएगा क्या चीज़ें, मास पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटो 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg पाया जाता है। और आपके इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होते हैं -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो आपके
इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम देखें तो आपके इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज और इतना मास होता है। आइए हम अपना साइंस लगाते हैं और चार्ज को पूरी एकदम जड़ से समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो आपका ग्लास रड था और सिल्क का जो कपड़ा है, इन दोनों के अब नेचर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बात करता हूं। ये आपका ग्लास रड है, तो अब आपको इस ग्लास रड में ये जानना है कि आपका जो ग्लास रड है छोटू, कुछ इस प्रकार का व्यवस्था में है कि इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एटम से बना हुआ है और एटम है तो उस एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होना ही है कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मिल ही जाएगा। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसके अंदर बहुत सारे पाए जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं जो यहाँ पर दिखाया हूँ वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहता हूँ। साथ में सिल्क के पास भी अपना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरीके से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाया जाएगा। जरा हम ये सारे बातों को साइड करता हूँ, क्योंकि मुझे एटम के ऊपर ये सारे चीज़ें पहले से आपको कहीं ना कहीं से जानकारी हासिल होगा ही, है ना। तो मैं थोड़ा इसको साइड करके व्यवस्थित कर देता हूँ। और तो ये आपका एटम वाला बात है जो मैंने साइड से बता दिया। थोड़ा अरेंज कर देता हूं। चल, अब मैं समझाना चाहता हूं आपको कि जो रड और ये आपने इन दोनों को फ्रिक्शन कर दिया, तो आपको ये मालूम है कि जैसे ही आप फ्रिक्शन करोगे तो फ्रिक्शन करते ही, फ्रिक्शन होते ही यहां से निकलेगा हीट। क्या निकलेगा? हीट। मतलब जब दो चीज को रगड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में गर्मी पैदा लेगा, उष्मा पैदा लेगा। और जब उष्मा पैदा लेगा तो वह उष्मा किसी एक आदमी के पास ना जा करके ये दोनों में जाएगा। तो जरा सोचिए, आपने फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन से निकला कौन सी? हीट, यानी कि निकला यहां पर उष्मा। ये उष्मा आपको निकलता नजर आया, और ये जो उष्मा हुआ यह उष्मा आपके रड के पास भी गया और सिल्क के पास भी गया। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जब रगड़ाव हो रहा है तो दोनों को हीट प्राप्त होगा। अब दोनों को हीट प्राप्त हुआ तो बात यह है कि यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको अब मिला गर्मी और इसको भी मिला गर्मी, दोनों इलेक्ट्रॉन को मिला गर्मी, है ना। और जो गर्मी दिया गया है वो किसके वजह से दिया गया? तो आपके फ्रिक्शन करने से आया है। तो यहां पर मिल गया भाई, इसको भी हीट मिला और साथ में इसको भी हीट मिला, दोनों इलेक्ट्रॉन को मिला। लेकिन छोटू यहां देखना यह है कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है रड वाला, ये इलेक्ट्रॉन कम ही हीट में, थोड़ी सी गर्मी निकला नहीं, थोड़ी सी गर्मी मिला नहीं कि उछलना शुरू हो गया। आप देखते होंगे समाज में दो टाइप के आदमी हैं। एक आदमी के पास अगर आपने 1 लाख रुपया दे दीजिए, जैसे ही 1 लाख रुपया मिलेगा वो पूरे गांव में जाके हल्ला कर देगा कि जी हमारे पास 1 लाख रुपया है, पूरे गांव में ढिंढोरा पीटेगा। और एक व्यक्ति को 1 लाख रुपया दे दिया तो वह व्यक्ति सीधे ला करके रख देगा। मतलब ये कि 1 लाख को वह व्यक्ति लंबे समय तक बर्दाश्त कर सकता है, उस व्यक्ति की खुशी 1 लाख में नहीं हो पाएगा। और जो व्यक्ति को 1 लाख मिला उसी में उसने पूरे गांव को ढिंढोरा पीट दिया। एक मतलब है कि वो 1 लाख में संतुष्ट हो गया है, और उसको दे दिया जाए तो वह व्यक्ति किसी और स्थिति में पहुंच जाएगा, है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इन दोनों को इलेक्ट्रॉन में अगर देखा जाए तो यहां पर रड वाला जो इलेक्ट्रॉन है यह गर्मी को लेकर के बाहर निकलने की टेंडेंसी में आएगा। और आपको यह समझना है कि अगर किसी को हीट मिल जाए तो वो हीट लेने के बाद
वो वाइब्रेट करने लगता है, वो कंपनसेट होने लगता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से हीट के कारण इसका इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर जाने लगा। क्यों भाई? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गर्मी बर्दाश्त नहीं हुआ, गर्मी लिया और जिसके कारण अपनी ही रड को छोड़ करके ये चला गया, किसमें? सिल्क के अंदर चला गया। और हमने अभी जस्ट बोला कि इलेक्ट्रॉन कहता है कि देख भाई, मेरे पास दो चीज है, एक तो हमारे पास मास है और जो दूसरा चीज है मेरे पास चार्ज है। और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर से इधर गया तो जाने के क्रम में यह इलेक्ट्रॉन दो चीज लेके गया, इतना मास लेकर के गया और साथ में इतना माइनस चार्ज लेकर के गया, जिसके वजह से जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन गया तो इस रड का कुछ मास में भी कमी आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि चार्ज आने पर मास में प्रभावित होता है कि नहीं, तो आप चिल्ला के बोलोगे कि होता है। क्यों? क्योंकि चार्ज जो आ रहा है वह इलेक्ट्रॉन के निकलने से। अच्छा हाँ, यहां पर ये प्रोटॉन क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि प्रोटॉन एकदम सेंटर में है, इसलिए इसको निकालने के लिए बहुत हैवी एनर्जी चाहिए। और अगर कहीं ये प्रोटॉन निकला बाहर तो इस नज़ारे का नाम एटम बम देते हैं। इसलिए प्रोटॉन निकालना आसान बात नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान इजी तरीके से फ्लो करवा सकते हैं। तो हम समझ गए बात कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इससे निकल के इसमें। क्यों? क्योंकि गर्मी दोनों के इलेक्ट्रॉन को मिला, लेकिन ये अपनी गर्मी लेकर के आराम से बैठा रह गया। ये उतना ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाया, इतना रैंडम काइनेटिक एनर्जी जनरेट नहीं कर पाया ताकि यह इलेक्ट्रॉन निकल करके रड में जा सके। लेकिन रड वाले ने कम हीट लेकर के रैंडम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा जनरेट किया, जिसके वजह से ये इजीली बाहर निकल गया। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, दो चीज़ को प्रभावित करेगा, मास और चार्ज। अगर इसमें 50 को प्लस है और 50 को माइनस, तो इसका मतलब यह है 50 प्लस और 50 माइनस का मतलब यह हो गया यहाँ पर कि इससे अगर माइनस निकल जाए तो इसमें प्लस की संख्या बढ़ जाएगा, है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का हेरफेर होना शुरू हो गया, एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चला गया। अब कोई बच्चा के इसी से क्यों निकला, सिल्क से क्यों नहीं निकला? तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि ग्लास रड अपने इलेक्ट्रॉन को ढीला छोड़ रखा है, और तुम ये समझो कि आपका सिल्क जो है अपने इलेक्ट्रॉन को जोर से पकड़ रखा है। इस वास्ते सिल्क इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाया, बल्कि ग्लास का इलेक्ट्रॉन इजी बाहर निकल गया। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल आप ये समझने की कोशिश करें चार्ज आया कैसे, चार्ज होता क्या चीजें, केवल इस पे चर्चा करिए। तो हम ये बात समझ गया। तो इसी के वजह से अब अगर हम पीछे आए तो आपको ये बात मैंने बताया था कि इसके ऊपर चार्ज आ गया कैसे, तो हम जान गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का हेरफेर हुआ है इसके वजह से। चलिए अब हम लौटते हैं इसके ऊपर। तो इस पूरी स्थिति में आप ये जान गए कि जो आपका रड है और इधर जो सिल्क है, इसमें ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर गया, जिसके वास्ते इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, यानी यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन हो गया, और इधर पटी आपका मोर इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब एक तरफ इलेक्ट्रॉन अधिक है, अधिक, और इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गया। एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दूसरे तरफ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन कम और ज्यादा हो जाने को दिखाने का कुछ ना कुछ पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहीं पर भी बोला कि भाई ये ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा दिखा ज़्यादा बोल दिया, कम दिखा तो कम बोल दिया। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो उसको दिखाने के लिए एक संकेत का, एक सिंबल का प्रयोग किया। उस सिंबल का नाम दिया गया इसमें क्या, प्लस चार्ज। क्या दिया, प्लस चार्ज। अब बोला एक में ज्यादा हो गया तो इसको दिखाने के लिए हम संकेत में यूज किया कौन सी, माइनस। तो माइनस जो दिया जा रहा है वो केवल ये दिखाने के लिए बोला जा रहा है कि किस में इलेक्ट्रॉन कम है, किस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम को दिखाने के लिए बोला गया कि हम दिखाएंगे प्लस और माइनस से। ठीक है। अब प्लस अगर है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब इस रड का मास घटा होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन गया है इसका मतलब इसमें मास बढ़ा होगा। तो आपसे पूछा जाए कि माइनस आवेश में आ जाने से मास बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि बढ़ जाएगा, और यहां बोल सकते हैं घट जाएगा। अब देखिए
आगे चर्चा करें कि हमने ये समझ गया कि घर्षण के वजह से वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन एक में ज़्यादा एक में कम आ गया। तो यहां से एक बात और आ गया कि चार्ज किसी के अंदर आया होगा तो जरूर इलेक्ट्रॉन के वजह से ही आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि एक से निकल के दूसरे में जाता नहीं तो उसमें चार्ज अपीयरेंस होता नहीं। तो हम समझ गया कि जरूर चार्ज आने के पीछे का कारण है इलेक्ट्रॉन आज का कम या इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो जाना। तो आपने ये वाली जो स्थिति यहाँ पर देखा है तो वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ गया होगा या तो घट गया होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घट गया, इसी के वजह से ऐसा एक्टिविटीज शो कर रहा है। तो चलिए हम आगे और आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात ये देखेंगे कि जो मेरा रड है, इस रड में हमने बोला कि अब इसमें चार्ज आ गया। तो चार्ज दो ही तरीके से आ सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए इसमें या तो कम हो जाए। तो आ गया चार्ज, चलो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, कोई भी हो जाए। चलो मैंने कर दिया इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया रेड में। भाई इलेक्ट्रॉन कम को दिखाने के लिए मैंने प्लस प्लस बोल दिया। क्यों? अब जाएगो इलेक्ट्रॉन घटा होगा उतना मैंने प्लस दे दिया कि 10 को घटा तो 10 को प्लस, 15 को घटा तो 15 को प्लस दे देंगे। तो मैंने ऐसे ही रफली मैंने प्लस प्लस दे दिया, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर लेस नंबर है किसका जी? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गया है बेचारे रड में, इसलिए हम ऐसा दिखाए ये मेरा ग्लास रड है। ठीक है, ग्लास रड में आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए मैंने प्लस दिखा दिया। अब सुनो, ये प्लस आवेश आया है तभी से मैंने देखा इलेक्ट्रॉन इसमें कम पड़ जाने के वजह से यह छोटे छोटे वस्तु को खींचना शुरू किया अपनी ओर, और यह खींचने में ऐसा व्यवहार था कि अगर यहां पर लोहा के कण है उसको भी खींच ले, और लकड़ी का टुकड़ा है तो ओकरो खींच ले, और ये कागज का टुकड़ा है उसे भी खींच ले। इसका मतलब है कि ये जो चीजें हैं ये मैग्नेटिक नेचर से एकदम डिफरेंस गुण है, क्योंकि मैग्नेट केवल और केवल आयरन को खींचता है, लेकिन यह तो ऐसा है कि आयरन नहीं बल्कि ये तमाम वस्तु को अपनी ओर खींच डालता है। अब हम आवेश को समझाने में सक्षम हुआ। थोड़ी बातें और इसमें समझना है कि यदि ये आवेश इसके अंदर आ गया, ये खींचने लग गया, ठीक है, ऐसा करा तो समझ जाऊंगा कि इसके अंदर आवेश है। अगर ये मेरा पेन है और यहां पर मेरे पास डस्ट पार्टिकल है, मैंने लेकर के आया, और अगर ये दूर से नहीं खींचा इसका मतलब आवेश इसमें नहीं है। और अगर इसके हम बगल में लाने के बाद ये खींच लेता है, इसका मतलब है इसके अंदर आवेश आ चुका है। ठीक है, यदि आवेश आया तो इसका एक और नेचर होगा। यहां से यदि देखोगे कि भाई दूर से खींच रहा है, कारण क्या है? तो कोई भी चीजें दूर से खींच रहा है, इसका मतलब ये मत समझना कि इन दोनों में बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है, और वह कनेक्शन जिस चीज का है छोटू, वो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर जो आवेश आपको दिख रहा है ये क्या करता है? अपने इर्द गिर्द में, अपने आजू बाजू में एक प्रकार का क्षेत्र प्रोड्यूस करता है, और यही क्षेत्र उस आवेश को अपनी ओर खींचने में सक्षम होता है। यहां पर आप देखोगे कि जो छोटे छोटे पार्टिकल आपको रखा गया है उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास खींचना स्टार्ट करता है। तो हमें लग रहा है क्या कि इसके बीच में कुछ नहीं है, क्योंकि हमें नहीं दिखता ये चीजें। तो जो चीजें मुझे नहीं दिखता है हम कहते हैं ये काल्पनिक है। इमेजिनरी है ये, और ये है क्या? तो इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रखा गया? इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया, समझे? जिससे आप कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र बोलते हैं, विद्युतीय क्षेत्र। अगर यह आवेश अपने आजू बाजू में विद्युतीय क्षेत्र निकालता ही नहीं तो ये कभी भी ये सारे पार्टिकल को अपनी ओर खींचता नहीं। तो यहां से एक लाइन और जुटेगा कि अगर कोई आवेश है किसी वस्तु में तो वह वस्तु छोटी छोटी वस्तु को अपनी ओर खींचेगा, साथ ही साथ वह आवेशित वस्तु
अपने आजू बाजू में एक क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा, वह काल्पनिक क्षेत्र होगा जो मुझे दिखेगा नहीं, और उस क्षेत्र का नाम रखा गया कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता हुआ कोई भी चीजें मुझे दिखता है तो हम कहेंगे कि उस वस्तु के अंदर क्या है? आवेश आ गया है। ठीक है, तो हम यहां से आवेश किसी वस्तु में होने का अब हम समझ पाए पूरी ढंग से। अगर इसको सोचोगे कि हम देख लें, नहीं देख सकते छोटू। जैसे देखो, ये आपका मोबाइल है, इधर आपका टावर है भाई, तो आपका टावर से लेकर के मोबाइल के बीच में कनेक्टिविटी है एक वेव का। क्या आप इस वेव को देख पाते हैं कि वोडा का है कि जियो का? नहीं दिखता। क्यों? तो आपको नहीं दिखता, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो चीजें बीच में नहीं है भाई। आप देख सकते हैं मेरे पास एक ट्रांसमीटर है, और ये जो ट्रांसमीटर है यहां से कुछ चीजें रिलीज होता है, और जो चीजें रिलीज होता है वो है EMW, और रिलीज होकर के वहां रिसीवर रखा हुआ है, वो रिसीवर को कैप्चर करवाता है। इसका मतलब है कि इसके बीच में जो कलाकारी चल रहा है, जो एक्टिविटीज हो रहा है, वो मुझे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि इन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं। इन दोनों के बीच में है ना, जो चीज है उसका नाम है EMW। वैसे ही ये वाला इसको एक्सेप्ट कर रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ है, और जो चीजें हैं उसका नाम हम देते हैं कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड। भले मुझे नहीं दिख रहा है, अगर मुझे नहीं दिख रहा है तो नहीं दिखने वाले चीज का नाम रखते हैं कौन सी? इमेजिनरी टाइप का कुछ चीजें है। तो यहां पर नहीं दिख रहा है लेकिन है, तो हम इमेजिनरी टाइप के चीज को बोलते हैं कि ये इमेजिनरी है, जिससे हम बोलते हैं काल्पनिक रेखा, है ना। तो हम समझ गए इस बात से कि आवेश है क्या और आवेश आया कैसे। तो यहां से हम पहले आवेश को डिफाइन करेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे कि आवेश है क्या। अब देख लो, मैंने केवल चार्ज समझाने की कोशिश किया और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने चैप्टर को लिखा कि चैप्टर है क्या, फिर मैंने यह समझाया कि आवेश आता कैसे और आने का कारण। अब मैं यहां पर लिखूं या मैं लास्ट में लिख दूं कि आवेश का डेफिनेशन क्या होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि चार्ज है क्या। तो चलिए यहां पर हम चार्ज का डेफिनेशन लिखता हूं कि चार्ज है क्या। तो आराम से बोलोगे कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल, क्योंकि बिना पार्टिकल के चार्ज हो नहीं सकता है, क्योंकि पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, मास रहेगा तो पार्टिकल है। तो इसलिए मैंने लिखा चार्ज इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल विच प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है ये? विच प्रोड्यूस देयर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? अराउंड which produce electric field around it, अपने चारों ओर, है ना, अपने चारों ओर एक क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा, उस क्षेत्र का नाम हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। आल्सो, इसी में आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आल्सो अट्रैक्ट देयर, किसको? स्मॉलेस्ट ऑल पार्टिकल, एक को नहीं सभी को, मैंने इसलिए लिख दिया ऑल पार्टिकल। क्या लिखा मैंने? आल्सो अट्रैक्ट देयर स्मॉलेस्ट ऑल पार्टिकल टुवर्ड्स इट्स, अपनी ओर। ठीक है, अगर ऐसा कर रहा है उसी को नाम देते हैं कौन सी? चार्ज। अगर ऐसा ना करे, खाली लोहा को खींचे तो कहेंगे चुंबक का गुण है, सभी को खींचे तो कह देंगे आवेश का गुण है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया मतलब उसके अंदर चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा मतलब चार्ज उसमें नहीं है। बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड किसी से निकलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब उसके अंदर चार्ज है। तो यहां से हिंदी लिखो, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके आने से वह वस्तु
अपने चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तथा अपने आसपास के छोटे छोटे कण को आकर्षण करने लगता है। यह गुण वस्तु का आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। मुझे थोड़ा सिस्टम देखना पड़ता है कि मैं लाइन में चल रहा हूं या इधर उधर, है ना। चलो, ये आपका संपूर्ण जानकारी होता है छोटू, किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। जो मैंने बातें बताया उन सारे बातों को अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर पेज को लेके हट जाता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए हम सेकेंड पेज को आपके सामने प्रकट कर देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट पेज को मैं आगे निकाल देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट की बात कर देता हूं। ये आपका चार्ज की पूरी कहानी होता है छोटू, जो कुछ ऐसा है। यहां से मैं एक छोटा मोटा क्वेश्चन निकालता हूं। आपको सबसे पहले बताना है कि if a particle having charge, then effect of mass of particle is, यदि एक वस्तु पर आवेश है तो उसका द्रव्यमान में प्रभाव होगा। यदि एक वस्तु पर क्या है? आवेश है। वस्तु पर आवेश हो तो यदि एक वस्तु पर आवेश हो तो उसका वस्तु के द्रव्यमान में क्या प्रभाव होगा? ठीक है। तो देखिए 1 नंबर में आपको कहना चाहता है कि उस वस्तु का जो मास होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर में कहना चाहता है कि मास उसका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर में कहना चाहता है मास इंक्रीज एंड डिक्रीज। चार नंबर में नॉन कहना चाहता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरा आपका कमेंट देख लूं। जल्दी से बताओ। मैं हिंदी तो लिखता हूं बाबू। गुड, कुछ बच्चे ने इसका आंसर सही दिए हैं। सटीक आंसर है आपका छोटू। आंसर सी इज करेक्ट। गुड। जरा सोचिए, ऐसा बात आपने क्यों बोला कि इसका आंसर जो है वो आपका सी होगा? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका पार्टिकल है ना,
इस पार्टिकल के ऊपर ये कहा जा रहा है कि चार्ज है, तो चार्ज है ना, तो चार्ज कौन सी है ये मुझे नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। तो यहां का क्या अर्थ होगा, ये भी हो सकता है कि उस पार्टिकल के अंदर चार्ज या तो पॉजिटिव आ जाए या तो यहां पर नेगेटिव आ जाए। और मैंने बोला था कि पॉजिटिव का मतलब समझना है लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां समझना है मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां बराबर का लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी बात करें मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां कम पड़ गया इलेक्ट्रॉन का, उधर ज्यादा हो गया। तो जरा सोचिए, अगर किसी में कम हो गया इलेक्ट्रॉन तो यहां तो मास एक ही चीज बोला जाएगा कि मास यहां डिक्रीज कर गया होगा, है ना। इधर क्या बोलोगे कि मास यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया यानी कि इंक्रीज कर गया। अगर क्वेश्चन में ये कहा था छोटू कि प्लस आवेश है तो हम आराम से बोलते कि मास डिक्रीज कर गया, अगर कहता माइनस आवेश है तो हम आराम से कहता कि इंक्रीज कर गया। लेकिन इसने तो ये बोला है कि पार्टिकल पर आवेश है, कार्बन आवेश है, प्लस है कि माइनस, इसकी पुष्टि नहीं है। इसलिए इस केस में आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो सकता है कि ये इंक्रीज भी कर जाए और हो सकता है कि डिक्रीज भी कर जाए, क्योंकि कैसा चार्ज है इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है इसमें, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसे जल्दी से आप नोट कर सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। आपको कहा जाएगा चार्ज appear on particle due to वस्तु पर आवेश, वस्तु पर आवेश आते हैं, आते हैं। एक नंबर में प्रोटॉन के कारण, दो नंबर में न्यूट्रॉन के कारण, तीन नंबर में इलेक्ट्रॉन के कारण, चार नंबर में प्रोटॉन कॉमा इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के कारण। क्या बोलोगे, बोलो जरा, इसका आंसर कौन होगा। अरे ABCD खुले हो जाएगा, जल्दी बोलो, इसका आंसर कौन सा होगा, सी। तो मैंने समझ गया छोटू कि चार्ज की उपस्थिति का मुख्य उद्देश्य किसका है, इलेक्ट्रॉन के। वहां पर मैंने बोला भी तो था कि इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफर नहीं होता तो ऐसा कुछ भी घटना नहीं होता। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर बोला भी था कि आपके रगड़ने से, फ्रिक्शन करने से हीट निकला, दोनों में गया, तभी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जम करा, अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना। तो हमने समझा कि जो यहां पर ऑप्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन को ही आप सही मानोगे। यहां दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये कहा जाए चार्ज पार्टिकल इज प्रोड्यूस बाय कहना चाहता है आवेशित वस्तु उत्पन्न करते हैं। एक नंबर में मैग्नेटिक फील्ड जिसे आप बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और दो नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र, तीन नंबर में लाइट यानी कि प्रकाश, और चार नंबर में नन। बताओ जरा इसका ऑप्शन कौन सा दीजिएगा, बोलो, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। गुड, वेरी गुड। क्योंकि जो चार्ज अपीयरेंस आता है तो अपने आजू बाजू में उसका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। जैसे मैंने ये चार्ज लाया तो इसके आजू बाजू में मैंने बोला था कि अगर कोई चार्ज है
तो अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा ही निकालेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहा है तो एक मतलब है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है। जब तक विद्युतीय क्षेत्र कोई उत्पन्न नहीं करता है तब तक आप ये समझोगे कि उसके अंदर चार्ज नहीं है। बिना विद्युतीय क्षेत्र के चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप अगर ऐसा कहें कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता दिख रहा है किसी से, मतलब वहां पर चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता ना दिखे, मतलब वहां पर चार्ज नहीं है। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको ये कहे कि अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्स हो गया या बढ़ गया, तो इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज increase on particle, then nature of charge is यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाता है तो वस्तु पर आवेश का गुण होगा। कैसा? एक नंबर में बोला कि पॉजिटिव होगा, 2 नंबर में बोला नेगेटिव होगा, 3 नंबर में बोला होबे नहीं करेगा, है ना, 0 चार्ज होगा, और 4 नंबर में बोला कि भाई साहब पॉजिटिव भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। बोलो क्या मारेंगे इसमें? अरे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज कर गया, क्या टिक आओगे? तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी हो जाएगा। एक बात और देख लीजिए, अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज आ गया है, तो किस पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा? कहेंगे चार्ज पार्टिकल इज अट्रैक्टेड बाय आवेशित वस्तु आकर्षण करते हैं। किसको आकर्षण करते हैं? 1 नंबर में दे दिया एफी को, 2 नंबर में दे दिया लकड़ी को, 3 नंबर में दे दिया मैंने प्लास्टिक को, 4 नंबर में दे दिया ऑल को। क्या ठीक आओगे इसका आंसर? जल्दी बोलो बाबू। अरे क्या बोल रहे हो आप? सतीश जी आपका आंसर गलत है। आपने तो कह दिया एफी आयरन को खींचेंगे, भाई ऐसा नहीं है। अरे सारे लोग गलत बोल रहे हैं, हाँ कुछ लोगों ने सही बोल रहे हैं, है ना। चलो और जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा? किस चीज को अट्रैक्ट करता है? तो मैंने बोला भी तो था कि ये अगर ग्लास रड है, अगर इसके अंदर चार्ज का नेचर आ गया, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। चाहे यहाँ पर लोहा का कण है उसको भी खींच लेगा, यहाँ पर आपका प्लास्टिक है उसको भी खींच लेगा, प्लास्टिक दे दिया तो भी, लकड़ी का टुकड़ा दे दिया तो भी, इस सब को खींचने के लिए सक्षम है। तभी तो इसका गुण मैंने अलग कर दिया कि इसके अंदर जो गुण है वो कौन सी गुण आया है? चार्ज का लक्षण इस वास्ते बोले कि सबको अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए, नहीं तो मैं इसे चार्ज का गुण नहीं बोलता। अच्छा इसी में बोलता कि इफ पार्टिकल is only attracted by iron particle, then nature is मतलब ये कहेंगे तो नेचर उसका क्या होगा कि वो पार्टिकल केवल लोहा को खींच रहा है तो वो मैग्नेटिक होगा या वो इलेक्ट्रिक होगा या वो चार्ज का गुण है या लाइट का गुण है? बोलो।
किसको बोलेंगे? ये मैग्नेटिक नेचर है जो आयरन को खाली खींच रहा है ना। तो जिसमें चार्ज आता है वो सभी को खींचता है, लेकिन अगर बाकी की बात करें तो कुछ ऐसा। ठीक है, चलिए मेरा आगे क्लास है, आज यहीं तक रखते हैं। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। मैंने केवल और केवल चार्ज समझाने की कोशिश किया है, इसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं समझाया। ठीक है, चार्ज मैंने अच्छे से समझा दिया है। आप इसे ढंग से एक बार दो बार जितनी तरीका समझना चाहें समझ लीजिए, है ना। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको जरूर देखूंगा, है ना। या किसी और को डाउट होता है तो आप जो है इस पर कमेंट सेंड करिए। और एप्लीकेशन की बात है तो अभी जो एप्लीकेशन आप देख रहे हैं गूगल प्ले स्टोर पर, मैं उस पर वीडियो नहीं छोड़ूंगा। कोई दूसरा एप्लीकेशन आएगा, तब तक के लिए हम अभी आपको टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो सारे बच्चे इसके थ्रू आप जुड़ जाइए, इसके थ्रू पढ़िए, है ना। फिर जब आपको हम बोल देंगे कि आप एप्लीकेशन पर चलेगा तो एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, है ना। वो पुराना एप्लीकेशन है जो पहले से मैं चला रहा हूँ, तो उस एप्लीकेशन पे अभी हम वीडियो नहीं डाल रहे, डालूंगा तो बता दिया जाएगा, है ना। तब तक अभी आप इसी पे क्लास करें, है ना। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए राम राम। और बताएं कि आपको मैंने अभी जब बताया टॉपिक आपको कैसा लगा, जरूर आप एक बार मैसेज करेंगे। ठीक है, पीडीएफ चाहिए आपको, देखो छोटू, जो पीडीएफ वगैरह की बात होता है ना, तो हमारा जो पढ़ाने का ढंग है वो मैं पीडीएफ या नोट्स वगैरह दे करके बच्चे को उस चीज़ों के चक्कर में मैं लपेटता ही नहीं, या पीडीएफ देख के पढ़ाने की कोशिश करवाता नहीं। क्योंकि पीडीएफ दे करके अगर हमने आपको पढ़वाया तो फिर आप, मैं पहले से लिख के लाऊंगा, मैं उसी को 2 बार घास दूंगा। ठीक है, तो उसमें बहुत गड़बड़ है। मैं तुम्हें स्पष्ट समझाना चाहता हूँ, कम प्रेशर में आप अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा बात सीखने की कोशिश करें। ठीक है, आप पीडीएफ के चक्कर में मत पड़े। हाँ, हो सकता है जो बोर्ड पे मैंने लिखा उसके पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए राम राम।